तो ये कंटिन्यूटी है रिवर्सिबल सेल इंजरी की ही कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आएंगी। इससे पहले मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लाइसोसोम में न्यूक्लियर चेंजेस बताई थी, और अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी चेंजेस आएंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसके अंदर एमॉर्फस डेंसिटीज बनेगी। अब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमॉर्फस डेंसिटीज तो रिवर्सिबल इंजरी के अंदर भी बन रही थी, मगर डिफरेंस है कि यहाँ पे जो एमॉर्फस डेंसिटीज बनती हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं एमॉर्फस डेंसिटी, क्योंकि सिवियरिटी इरिवर्सिबल इंजरी के अंदर ज़्यादा है। और यहाँ पे ना सिर्फ एमॉर्फस डेंसिटीज बनती हैं, मगर यहाँ पे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वैक्यूलाइजेशन भी होती है। ये देखें, वैक्यूलाइजेशन भी होती है। तो एक तो हो गई ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मगर एक दूसरी बात जो कि रिवर्सिबल इंजरी से डिफरेंट है इनटू द इरिवर्सिबल इंजरी, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या हैं, पहले तो मैं ये बताऊं कि फ्री रेडिकल्स दीज आर द अनस्टेबल रिएक्टिव पार्टिकल्स स्पेशीज वी कैन से। ये अनस्टेबल होते हैं, दे कंटेन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और ये सेल के अंदर जो भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। यानी डीएनए हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो भी हैं, इनके साथ ये फ्री रेडिकल रिएक्ट करके इनको भी फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी रिएक्टिव स्पेशीज में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर क्या होगा, एक चेन बनेगी ऑफ ऑटोकैटालाइटिक रिएक्शन। यानी सिंपली ये एक अनस्टेबल रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं जो कि सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस, इधर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसके साथ रिएक्ट करके ऑटोकैटालाइटिक रिएक्शंस करवाते हैं। अब फ्री रेडिकल्स कैसे बनती हैं? होता इस तरह है कि पहले तो मैं आपको बताऊं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन चैनल्स होते हैं या पोर्स होते हैं। ठीक है, ये पोर्स होते हैं। अब इन पोर्स की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब इन पोर्स की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सेल जो है वो नेक्रोसिस में चला जाता है, क्योंकि इन पोर्स की बहुत ज़्यादा परमेबिलिटी बढ़ गई है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का फेल्योर हो गया है, देयर इज़ अ फेल्योर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही फेल हो गया है तो इट मीन्स देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स। वो किस तरह कि कुछ ऑक्सीडेसिस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो क्या करते हैं कि इन कुछ ऑक्सीडेसिस हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो रिड्यूस करते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को। अब मैं आपको नॉर्मल बताऊं कि नॉर्मली होता ये कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है, और हाइड्रोजन को 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है एंड इट गेट कन्वर्ट इनटू द वाटर। मगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग दीज 4 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट करेगी 1 इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र करेगी 1 इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द superoxide, and this superoxide is a free radical। यानी फेल्यूर हुआ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, उसकी वजह से कुछ ऑक्सीडेसिस ने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिया सुपर ऑक्साइड में, बिकॉज ऑफ दी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंस्टेड ऑफ दी 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विच अकर नॉर्मली। अब वैसे ये होता है कि फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन लो होती है, फिर सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज होते हैं तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। मगर यहाँ पे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ही कम है सेल्यूलर इन्वायरमेंट में, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी रिडक्शन आ गई है, तो अल्टीमेटली फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे और वो भी सेल का डैमेज काज करेंगे। वो कैसे सेल का डैमेज काज करेंगे कि ये फ्री रेडिकल्स they will causes the peroxidation, lipid peroxidation of the cell membrane। अब लिपिड peroxidation सेल मेम्ब्रेन की कैसे होगी कि जो लिपिड peroxidation इस तरह से होगी कि जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है,
ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेंगे और क्या होगा कि दे विल प्रोड्यूस द पेरोक्साइड्स, और वो पेरोक्साइड्स क्या काज करेंगे, ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शंस काज करेंगे, ठीक है। ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन होगा और सेल का डैमेज हो जाएगा। ये था मेम्ब्रेन पे फ्री रेडिकल्स का इफेक्ट। उसके अलावा ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे कि ये प्रोटीन मॉडिफिकेशंस करते हैं। प्रोटीन मॉडिफिकेशन किस तरह करते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेशन करवाते हैं अमाइनो एसिड्स की, उसकी वजह से जो प्रोटीन है, प्रोटीन टू प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग होती है और ऑक्सीडेशन हो जाती है प्रोटीन्स की। यानी जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसकी डिसफिगरिंग होती है, डिसरप्शन होती है। तो प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो गई, ठीक है, यानी इस तरह से हो जाएंगी प्रोटीन्स। दूसरा इफेक्ट क्या होगा इनका कि ये डीएनए डैमेज काज करते हैं, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, दीज फ्री रेडिकल्स, यहाँ पे आ जाए, दीज फ्री रेडिकल्स दे रिएक्ट विद द थायमिडीन ऑफ डीएनए। डीएनए के थायमिडीन के साथ रिएक्ट करके ये डीएनए का भी डैमेज काज करते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि या तो डीएनए के अंदर क्या होती हैं, डबल स्ट्रैंड्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड्स होती हैं। अब डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड है, ये किसी भी एक स्ट्रैंड को ब्रेक कर देंगे या दोनों ही स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देंगे और डीएनए का डैमेज हो जाएगा। तो फ्री रेडिकल्स के ये 3 मेन इफेक्ट होते हैं विच कैन काज द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब ये है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी का रिजल्ट क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट ये है, बस देखें कि यहाँ पे हमने कहा था कि ऑक्सीजन सप्लाई कम है। ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो रहा है, ठीक है। वो सारा मैकेनिज्म आपको पहले से बताया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत कम एटीपी जनरेट हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशंस ही क्या काज करती हैं, सेल में एबनॉर्मलिटीज काज करती हैं, ठीक है। और उन सेल एबनॉर्मलिटीज की वजह से फाइनली नेक्रोसिस हो जाता है। यानी द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ द इरिवर्सिबल सेल इंजरी इज द नेक्रोसिस। कमिंग ओवर टू द सेकेंड रिजल्ट, ये है कि इन द इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो सर्वाइवल सिग्नल्स होते हैं, सर्वाइवल सिग्नल्स वो आना बंद हो जाते हैं। यानी जो डीएनए है और प्रोटीन है वो डैमेज होती हैं, सर्वाइवल सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। तो एक मैं आपको बात क्लियर करूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको कहते हैं कैस्पेसिस, और ये प्रोटीन्स एपोप्टोसिस करवाती हैं। जब सर्वाइवल सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं ड्यूरिंग द इरिवर्सिबल सेल इंजरी, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये मैंने 3 जो शो की हैं, ये प्रो एपोप्टिक प्रोटीन्स हैं। ये प्रो एपोप्टिक प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाती हैं क्योंकि कैस्पेसिस एक्टिवेट हो जाते हैं। जब सर्वाइवल सिग्नल्स आना बंद हो गए, कैस्पेसिस एक्टिवेट हो गया, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द एंटी एपोप्टिक प्रोटीन, ये प्रो एपोप्टिक प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। और इन प्रो एपोप्टिक प्रोटीन की बनने की वजह से क्या हो जाता है, एपोप्टोसिस हो जाता है। And this is the second manifestation or the result of the irreversible cell injury. So it is called as the lethal cell injury.